तो अफजल गुरु को फांसी हुई, उस बीच उसके बाद आपने देखा ये बयान आए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अमूमन जो बयान आपको सुनाई दिए उसमें यह कहा गया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। सिर्फ एक ट्वीट को अगर छोड़ दें, नरेंद्र मोदी ने जो किया, देर आयत दुरुस्त आयत, बाकी जगहों पर कानूनी प्रक्रिया के तहत यह हुआ। बहरहाल जब ऐसा नहीं हो रहा था तो यह सरकार उसके लिए जिम्मेदार ऑपोजिशन की निगाहों में थी, लेकिन जब ऐसा हुआ है तो कितना क्रेडिट सरकार को वो देने के लिए तैयार हैं। और यहां क्या क्रेडिट की बात होनी भी चाहिए? क्या आगे ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जैसी सिचुएशन ना हो? इसको किस तरीके से देखना चाहिए? कुछ लोग बातें कर रहे हैं और देख इसको इस तरीके से भी रहे हैं कि बजट सेशन के ऐन पहले सरकार ने अपने लिए कंफर्टेबल स्थितियां बनाने की कोशिश की है। क्या वाकई इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए? नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सैन्य विधि विशेषज्ञ अनिल श्रीवास्तव साहब, बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से कांग्रेस की नेता प्रभा ठाकुर जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित साहब जुड़ चुके हैं। कल भी हमारे साथ 9 बजे एक अलग मुद्दे पर चर्चा में वो शामिल थे और आज फिर वो हमारे साथ यहां मौजूद हैं। संबित साहब, सबसे पहला सवाल तो आप ही से, क्रेडिट भी तो दीजिए। देखिए, ये क्रेडिट और डिस्क्रेडिट का विषय नहीं है, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा उसकी धुरी पर बन के खड़ी हुई है। आज जो पूरा प्रक्रिया है, मैं उसे बहुत अलग नजरिए से देखता हूं। मैं मानता हूं ये सच्चाई की जीत और सरकार की हार है। सच्चाई की जीत इसलिए है क्योंकि यह एक बहुत संवेदनशील मामला था जिसमें प्रत्येक हिंदुस्तानी के मन में एक प्रश्न जगा हुआ था कि आखिरकार लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद पर आक्रमण होता है और आक्रमणकारी आज 12 वर्ष तक क्यों जीवित है, क्यों उसे फांसी नहीं चढ़ाया जा रहा है, क्यों पूरे प्रक्रिया को तेजी से निपटाया नहीं जा रहा है। इसलिए आज सच्चाई की जीत हुई है क्योंकि हिंदुस्तान जो चाहता था वही हुआ है। सरकार की हार इसलिए हुई है क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया थी जिसकी दुहाई सरकार दे रही है, वो न्यायिक प्रक्रिया तो 2004 में ही पूरा हो चुका था, जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह कह दिया था कि फांसी होना है। और सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2006 की तारीख भी मुहैया करा दी थी कि अक्टूबर 2006 में ही होगी। उसके बाद जो 7 वर्ष का विलंब रहा, क्या सरकार ने दिल और दिमाग के बदले गणित से सोचने की कोशिश की? क्या कोई गणित रही है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स रहा है? मैं नहीं जानता, मगर मुझे लग रहा है हो सकता है गणित से सोचा गया हो, दिल और दिमाग से, देश के हित से नहीं सोचा गया हो, इसलिए सरकार की हार है। जी, अब जब ये सीक्रेसी वाली बात हम कर रहे थे, संबित साहब आप इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था आज हिंदुस्तान में एक विडंबना की परिस्थिति यह है कि जो मानव अधिकार का विषय है, जो ह्यूमन राइट का विषय है, कहीं ना कहीं वो आतंकवादियों, बलात्कारियों और जो हनन का काम करते हैं उनके साथ अधिक जुड़ गया है बनिस्बत उन लोगों के साथ जिन लोगों के बलिदान के कारण हिंदुस्तान आज खड़ा है। तो इस विषय पर भी चिंता करने की आवश्यकता है क्योंकि अगर सीक्रेसी मेंटेन नहीं किया जाता तो अरुंधति रॉय जैसे अनेक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अफजल गुरु के विषय में जंतर मंतर में हाय हाय कर रही होती, धरना दे रहे होते, तो स्वाभाविक रूप से पूरे प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं एक असर पड़ता और हो सकता है फांसी रुक भी जाती। तो इसलिए इस ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से भी मेरा एक सुझाव है। सिर्फ ये बुद्धिजीवी वर्ग और ह्यूमन राइट्स वाला मसला ही नहीं है, ये एक खास राज्य और उस राज्य को अपनी एक कौम से जोड़कर देखने वाला भी मसला है। और इसी के तहत पहले राज्य विशेष ने और वहां के मुखिया ने यह भी कह दिया था कि अगर ऐसा होता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। बिल्कुल, और मैं जोड़ के कह दूं कि अभी ओमर अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छा कह रहे थे, बयान भी दे रहे थे और ये कह रहे थे कि अफवाह मत फैलाइए। तो अफवाह फैलाने वालों में से पहले वो थे क्योंकि कुछ महीने पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अगर जम्मू कश्मीर असेंबली में यह रिजोल्यूशन पास कर दिया जाए कि अफजल गुरु को फांसी ना हो तो कैसा होगा, जिस ट्वीट को उन्हें फिर बाद में वापस भी लेना पड़ा। तो एक तरह से उन्होंने भी पूरी तरह से राजनीतिक रोटियां इस पे सेकी हुई हैं और कहीं ना कहीं इस पे मामला जो है वैली में गरमाने का काम उन्होंने खुद भी किया है। संबित साहब, इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस नजरिए से भी, और खासतौर से वो जो रूलिंग अलायंस के हिस्से नहीं है, कि इसके पीछे, इस टाइमिंग के पीछे भी कहीं ना कहीं सरकार की चाल है, क्योंकि वो तमाम मोर्चों पर घिरी हुई है, क्योंकि बजट के मामले में भी उसको बड़ा शू स्ट्रिंग मामला है जिसको उसको टैकल करना है। इन तमाम हमलों से बचने के लिए और नरेंद्र मोदी का कद जिस तरह से विस्तृत होता जा रहा है, यहां श्रीराम सेंटर में आके, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आके उन्होंने जो बातें कही हैं, और उसके बाद जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर उन्होंने जो बातें कही हैं कि अब इस तरह के हालात वहां नहीं होंगे, क्या वाकई कांग्रेस की तरफ से ये मूव हो सकता है उसको काउंटर करने के लिए?
देखिए, मैंने आरंभ में ही कहा कि कहीं न कहीं ऐसा भी एक परसेप्शन जा रहा है कि सरकार को जो काम दिलो दिमाग से सोच के करना चाहिए वो गणित से सोच के कर रही है। तो स्वाभाविक रूप से हो सकता है इसके पीछे किसी न किसी तरह का एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो। किंतु चूंकि आपने नरेंद्र जी का विषय उठाया कि नरेंद्र मोदी जी के उभरने से कहीं न कहीं कांग्रेस डरी है और उसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया, तो मैं कहूंगा इससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार का अपना छवि बनाया है एक डेवलपमेंटल पुरुष के रूप में कि हम डेवलपमेंट के एजेंडा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और हर हिंदुस्तानी को लेकर, तो यह एक नकारात्मक तरीका रहेगा सरकार का उसको काउंटर करने का। स्वाभाविक है, यह एक न्यायिक प्रक्रिया का समापन समारोह था उसको फांसी देना। यह नहीं था कि सरकार नहीं चाहती तो फांसी ही नहीं देती आजीवन, यह भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से अपने कर्तव्य के निर्वाहन को करके यदि वो राजनीति करना चाहती है तो यह निंदनीय है। आपने बिल्कुल सही कहा, इन्होंने अपने लिए अनेक गेट बंद कर दिए हैं। कोलगेट, 2G स्कैम, इस प्रकार के कई गेट करके, स्कैम्स करके इन्होंने सब गेट बंद कर दिए हैं। हो सकता है यह एक गेट खोलने का तरीका हो, मगर यह वक्त बताएगा कि गेट खुला या नहीं खुला। चलिए, तो ये भी एक नजरिया है और खासतौर से ऑपोजिशन तो इसको, ज्यादातर ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग इसको यूं ही देख रहे हैं।